तो साइमन सबसे बड़ा किंगपिन होता है इस पूरे गोल्ड स्मगलिंग इंडस्ट्री का। उसके लिए तीन बहुत ही बड़े पिलर्स होते हैं। पहला होता है राजशेखर, दूसरा आता है रजनीकांत यानी देवा, और तीसरा आता है कलीशा। वो एक ऐसी डिवाइस का निर्माण कर रहा है जिससे कि किसी भी जगह के सोने को गोल्ड माइन में ट्रैक किया जा सके, और वो कोई और डिवाइस नहीं बल्कि एक घड़ी होती है। ये घड़ी एक ऐसी घड़ी है जो कि ना केवल सोने की खोज कर सकती है बल्कि एक ऐसे चीज की और खोज कर सकती है जिससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। ये बात जैसे ही कलीशा और देवा को पता चलती है, दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। इसीलिए पिछले 20 साल में जो साइमन होता है वो अपने इस सोने के धंधे को 20 से 40 गुना तेजी से ग्रो करने लग जाता है। इसके बाद साइमन देवा पे नहीं, कलीशा पे नहीं, वो सीधा अटैक करता है राजशेखर के ऊपर। जो देवा होता है वो अब पूरे एम्पायर को छोड़ के यहाँ से चला जाता है। जब राजशेखर जिंदा होता है वो एक घड़ी नहीं बल्कि 2 घड़ी बनाया हुआ होता है। दाहा भी पूरे वेपन्स इंडस्ट्री का किंगपिन होता है और वो उस हेलीकॉप्टर से उतरता है और साइमन की तरफ आगे बढ़ता है। हाँ, ये वीडियो भले लंबी है लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि इसकी पोस्ट क्रेडिट सीन तुम्हारा दिमाग फाड़ के रख देगी। तुमको अत्यंत परमात्मा लेवल की सुख की प्राप्ति होगी, सच बता रहा हूं मैं। एक ऐसा पदार्थ जिसके लिए पूरी की पूरी दुनिया पागल है। इसकी कीमत इतना ज्यादा है कि इससे कोई भी इंसान एक करोड़पति तो छोड़ो अरबपति बन सकता है। लेकिन सोना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है इसकी निकालने वाली जगहें यानी गोल्ड माइंस। हमने कई मूवीज में देखा है कि सोने के गोल्ड माइंस में जिस इंसान का कब्जा होता है वो पूरे इंडिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता है। कई मूवीज में हमने देखा है कि किस तरीके से एक हीरो आता है, गोल्ड माइंस पे कब्जा करता है और पूरे भारत का सबसे अमीर इंसान बन जाता है। हर चीज की पावर उसके पास होती है, हर चीज वो कंट्रोल करता है और इंडिया की सबसे बड़ी चीज यानी राजनीति वो भी उसके हाथों में होती है। वैसे ही आज हम एक और कहानी को जानने वाले हैं जो कि इतनी आसान कहानी नहीं है कि किस तरीके से एक पावरफुल आदमी आकर के सबको मार पीट के गोल्ड माइंस पे कब्जा कर लेता है। ये कहानी तुमको असली गोल्ड माइन की सच्चाई बताएगी कि गोल्ड माइन पे राज करने वाले किंगपिन कितने पावरफुल होते हैं और वो किस हद तक जा सकते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि साउथ में 70% गोल्ड माइंस पे अधिकार होता है साइमन का। साइमन एक ऐसा गैंगस्टर, एक ऐसा किंगपिन जो कि पूरे के पूरे साउथ के सभी गोल्ड माइंस को अकेले कंट्रोल करता है और पूरे के पूरे सोने को पूरे भारत और वर्ल्ड में स्मगल करता है। लेकिन 30% बचे हुए गोल्ड माइंस पे कब्जा होता है दयाल का। दयाल एक दूसरा ऐसा गैंगस्टर जो कि साइमन का राइवल होता है और अपने इस 30% एम्पायर को 50% एम्पायर से भी ज्यादा करना चाहता है और साइमन को खत्म करना चाहता है। ये दोनों आपस में एक बहुत कट्टर राइवल और दुश्मन होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इन दोनों के बीच एक और सबसे बड़ा गोल्ड स्मगलर होता है, देवा। एक ऐसा गोल्ड स्मगलर जो कि पहले साइमन के लिए काम करता था लेकिन कुछ पर्सनल रीजन की वजह से वो गोल्ड स्मगलिंग छोड़ करके कुछ सालों के लिए बाहर रहने के लिए चला गया। लेकिन अब वो वापस लौट चुका है अपने इस गोल्ड स्मगलिंग के धंधे में राजा बनने के लिए। वो नया किंगपिन बनने के लिए अब वापस आ चुका है। न केवल वो किंगपिन बनने के लिए वापस आए बल्कि उसके कुछ पर्सनल रिवेंजेस भी हैं जिसको वो साइमन से चुकता करेगा, जिसको वो साइमन के साथ चुकता करना चाहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ साइमन इतना सीधा इंसान नहीं है। वो गोल्ड के स्मगलिंग के साथ उसने कुछ ऐसा नेटवर्क बिठा करके रखा है जिससे कि कुछ अंदर अंदर वो ऐसा कर रहा है जिससे वो बहुत तेजी से अमीर बनता जा रहा है। वो केवल गोल्ड स्मगलिंग नहीं कर रहा है, वो कुछ और भी कर रहा है जो कि दयाल को भी ये बात पता चल चुकी है और वो भी उस रास्ते पे निकलने वाला है। तो ये क्या पूरा का पूरा माजरा है, ये क्या कहानी है, तुम लोगों को अभी समझ में नहीं आ रही होगी। लेकिन तुम्हें इस पूरे माजरे को समझने के लिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से जानना पड़ेगा। तो चलो इस कहानी की शुरू से शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 30 साल पहले तमिलनाडु के एक गोल्ड माइंस में, जो कि एक बहुत ही बड़ी गोल्ड माइंस होती है जिसका साइमन राजा होता है। पूरे के पूरे तमिलनाडु यानी साउथ के 100% गोल्ड माइंस पे साइमन का कब्जा होता है। जितने भी सोने का स्मगलिंग, सोना जितना भी निकलता है गोल्ड माइन से, सब के सब पे साइमन का कब्जा होता है। सब का सब साइमन पूरा कारोबार करवाता है और सीधा बोलूं तो साइमन सबसे बड़ा किंगपिन होता है इस पूरे गोल्ड स्मगलिंग इंडस्ट्री का। पूरे के पूरे इंडिया और वर्ल्ड में साइमन यहीं से अपना सोना जो है स्मगल करवाता है। लेकिन साइमन ये काम अकेले नहीं करता है, उसके लिए 3 बहुत ही बड़े पिलर्स होते हैं जो उसके लिए ये तीनों काम करके देते हैं। पहला होता है राजशेखर,
एक ऐसा बंदा जो कि बहुत ही ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्ट और बहुत ही ज्यादा जीनियस होता है, जो कि साइमन के इस धंधे के लिए पूरा का पूरा नेटवर्क बिठाता है और टेक्नोलॉजी रिलेटेड, गोल्ड माइन से रिलेटेड जितने भी सारे काम होते हैं यही देखता है। दूसरा आता है रजनीकांत यानी देवा। ये गॉड ऑफ मास होता है, मतलब लोगों को संभालना, जितने भी यहाँ पर काम करने वाले मजदूर होते हैं उन सभी को संभालना, उन सभी को मैनेज करना, उन सभी का लीडर होता है देवा। और तीसरा आता है कलीशा। कलीशा एक ऐसा आदमी, जितने भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं गोल्ड माइन से बाहर जाने के लिए, वो उन सभी ऑपरेशन को हैंडल कर रहा होता है। तो ये तीन बहुत बड़े साइमन के पिलर्स होते हैं जो उसके पूरे गोल्ड माइन धंधे को संभाल रहे होते हैं। साइमन का मेन काम इतना होता है कि जितने भी प्रॉफिट इससे हो रहा होता है, साइमन दबा के प्रॉफिट बना रहा होता है। ये धंधा बहुत ही बड़े लेवल पे चल रहा होता है। तीनों की तीनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल तरीके से इस एम्पायर को बहुत तेजी से बड़ा करते जा रहे होते हैं। राजशेखर जो होता है वो ना केवल टेक्निकल एक्सपर्ट होता है, लेकिन ओवरसीज यानी भारत के बाहर जितनी भी सारी डील्स हो रही होती हैं वो सब करवाने का सबसे बड़ा हाथ राजशेखर का भी होता है। राजशेखर न केवल गोल्ड माइंस के काम कराने वाला एक इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट होता है, बल्कि एक बहुत ही बड़ा जीनियस भी होता है जो कि सारी चीजों को अकेले संभाल रहा होता है, प्रैक्टिकल, इलेक्ट्रिकल एंड आल्सो फाइनेंशियल तरीके से भी। वहीं दूसरी तरफ जो देवा होता है वो ऑन ग्राउंड सभी के सभी कुली यानी काम करने वाले मजदूरों को संभाल रहा होता है, उनका लीडर होता है और बेहतरीन तरीके से गोल्ड माइन करवा रहा होता है। वहीं तीसरी तरफ जो कलीशा होता है उसका काम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी ट्रांसपोर्ट का होता है। कौन सा गोल्ड कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, कौन सा ऑपरेशन कहाँ है और किस चीज को कहाँ करना होगा। सीधा बोलूं तो ये तीनों मिल करके सारे के सारे काम अकेले संभाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से साइमन के हाथ में कोई काम करने को बचता ही नहीं है। मतलब ये तीनों पूरा का पूरा साइमन के बिजनेस में इनडायरेक्टली कब्जा कर लेते हैं। कब्जा मतलब कि इन तीनों को सारी की सारी चीजें साइमन के बिजनेस के बारे में पता होती है कि कौन चीजें कहाँ हो रही है, हर चीज की चप्पा चप्पा की जानकारी इन तीनों को हो चुकी होती है। साइमन इसका किंग पिन होता है, मतलब बॉस होता है, तो वो सारा का सारा प्रॉफिट अकेले उठा रहा होता है। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं इस चीज की एक खटक तो होती ही है कि ये तीनों मेरे हर एक चप्पे चप्पे को जानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये तीनों मिल करके मुझे धोखा दे दें, या फिर ये तीनों मिल करके प्लान बना करके मुझे इस गोल्ड माइन से हटा ना दें। और जहां पर किंग पिन यानी साइमन ये बात सोच रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ राजशेखर, देवा और कलीशा का यही प्लान होता है कि ये पूरे के पूरे गोल्ड माइंस के बारे में सब कुछ जानते ही हैं, इनको ये पूरे के पूरे एम्पायर को खुद आगे बढ़ाना है और एक टाइम पे साइमन को इस गद्दी से हटाना है। क्योंकि साइमन बहुत टाइम पहले से इन तीनों को बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा होता है। इनके हिसाब से इनको पैसे नहीं दे रहा होता है, बस इनसे काम करा रहा होता है। लेकिन जब जब राजशेखर फाइनेंशियल शीट उठा करके देखता है कि साइमन इतना ज्यादा पैसा कमा रहा है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जा रही होती है। इसीलिए राजशेखर, देवा और कलीशा यही प्लान बनाते हैं कि हमें अब इस पूरे साम्राज्य पे कब्जा करना पड़ेगा, हमें अब राजा बनना पड़ेगा। और राजा बनने के लिए इससे पहले वाले राजा को गद्दी से हटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन सब की प्लानिंग एक चल ही रही होती है, लेकिन यहाँ पर राजशेखर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन कर रहा होता है। एक ऐसी चीज इन्वेंट कर रहा होता है जिससे कि ये पता चल सके कि किसी भी गोल्ड माइंस में एक सोने का ट्रेजर कहाँ रखा हुआ है। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस यहाँ पर राजशेखर बना रहा होता है जिससे कि ये पता चल सके कि कहीं भी अगर गोल्ड माइन हो रही है तो उस गोल्ड माइन वाली जगह यानी उस जमीन में सबसे ज्यादा सोना कहाँ पर है। मतलब एक साथ खूब ज्यादा सोना किस जगह पे रखा हुआ है, मतलब उस गोल्ड माइन के किस हिस्से में है और कहां पर खुदाई करनी चाहिए कि वो हमें सोना मिल जाए। वो वैसे ही इलेक्ट्रिकल डिवाइस बना रहा होता है जो कि उस सोने को, जहां पर खूब ज्यादा सोना हो, उस प्लेस को ट्रैक कर सकता था। और राजशेखर जब इस डिवाइस को बना रहा होता है, वो उसको पूरा तो नहीं बना पाता है, लेकिन वो इसके बारे में देवा और कलीशा को बताता है कि वो एक ऐसी डिवाइस का निर्माण कर रहा है जिससे कि किसी भी जगह के सोने को गोल्ड माइन में ट्रैक किया जा सके। और वो कोई और डिवाइस नहीं बल्कि एक घड़ी होती है। जी हाँ, तुमने सही सुना, एक घड़ी, एक गोल्डन वॉच। वो एक ऐसा गोल्डन वॉच बना रहा होता है जो कि किसी भी जगह के सोने को आसानी से ट्रैक कर सके। और उसी गोल्डन वॉच को राजशेखर पहनता भी है। मतलब अपने हाथ में पहनने वाली गोल्डन वॉच को ही राजशेखर जो होता है उसी पे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और उसी गोल्ड वॉच को वो और भी ज्यादा मॉडिफाई कर रहा होता है, और भी ज्यादा उसे बनाने की कोशिश कर रहा होता है। उस वॉच को केवल और केवल देवा देखा हुआ होता है। लेकिन तभी एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे कि ये सारी की सारी चीजें पलट जाती है। पता
नहीं कैसे साइमन को ये बात पता चल जाती है कि ये तीनों बहुत ही जल्दी इसे धोखा देने वाले हैं। इसके बाद साइमन देवा पे नहीं, कलीशा पे नहीं, वो सीधा अटैक करता है राजशेखर के ऊपर। वो राजशेखर के पास जाता है और उसे बहुत ज्यादा मारता है, और राजशेखर को मारने के बाद वो राजशेखर से वो घड़ी भी छीन लेता है और पूछता है क्या खासियत है इस घड़ी में। मुझे पता चला है कि इस घड़ी में कुछ तो ऐसा है जो तू मुझे बता नहीं रहा है, जिसके वजह से राजशेखर तो पहले उसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन साइमन एक बहुत ही गंदी चाल चलता है। वो राजशेखर की पत्नी को सामने लेकर आता है और उसके नजरों के सामने राजशेखर की पत्नी को मार डालता है। राजशेखर से ये बोलता है अगर तूने मुझे नहीं बताया कि तुम लोग अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पका रहे हो तो मैं तुम्हारी बेटी यानी प्रीति को मार दूंगा। और वो प्रीति और कोई नहीं बल्कि श्रुति हसन का कैरेक्टर होता है। तो राजशेखर को ये बात बताना पड़ता है कि ये जो घड़ी है ये कोई मामूली घड़ी नहीं, इससे बल्कि तुम एक सोने के बड़े ट्रेजर को तुम ट्रैक कर सकते हो कि कहां पूरे के पूरे गोल्ड माइन में ट्रेजर छुपा हुआ होता है। अब ये बात साइमन सुनने के बाद राजशेखर को केवल एक बात बोलता है कि मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन पूरे दुनिया के सामने तुझे मरना पड़ेगा। इसीलिए उसे साइमन बोलता है कि अगर तू चाहता है कि तेरी बेटी जिंदा रहे और मैं तेरी बेटी को ना मारूं तो दुनिया के सामने तुझे मरना पड़ेगा। तू अपनी डेथ को सबके सामने फेक कर दे और तू अब मेरे ही इसी एम्पायर में रहेगा। तू एक बंकर में रहेगा, वहीं पे काम करेगा मेरे लिए और मुझे और भी ज्यादा अमीर बनाएगा। तुझे अब बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। शुरुआत में राजशेखर उसकी बात से इनकार करता है, वो जाने के लिए मना करता है, लेकिन साइमन सच में इस बार सीरियस होता है। वो बोलता है कि जैसे मैंने तेरी पत्नी को मारा है ना, वैसे मुझे जरा सा भी देर नहीं लगेगा कि मैं तेरी बेटी को भी निपटा दूंगा। इसीलिए मेरी बात मान और अब तू अपने आप को दुनिया के सामने मरा हुआ घोषित कर दे। और जैसा साइमन बोलता है राजशेखर वैसा ही करता है, अपने आप को पूरे दुनिया के सामने मरा हुआ घोषित कर देता है। मतलब ये कि अब राजशेखर सबके सामने मर चुका है, राजशेखर मर गया। ये बात जैसे ही कलीशा और देवा को पता चलती है, दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उनको केवल इतनी ही बात पता चलती है कि साइमन को देवा, कलीशा और राजशेखर के प्लान के बारे में पता चला था कि ये तीनों मिलकर के एम्पायर को बड़ा करने वाले हैं और साइमन को इस धंधे से हटाने वाले हैं। इसीलिए साइमन ने राजशेखर को मार दिया। इन दोनों को ये बात नहीं पता चली थी कि इन्होंने डेथ को फेक करा दिया है, या फिर साइमन ने एक्चुअली राजशेखर को मारा ही नहीं है बल्कि उसके डेथ को फेक कराया है। देवा और कलीशा को केवल इतना ही पता था कि राजशेखर अब नहीं रहा, और उनको ये भी पता था कि वो जो घड़ी थी जो राजशेखर एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो अब साइमन के हाथ में चली गई थी, जिसकी वजह से देवा सोचता है कि वो वापस से फाइट बैक करे और साइमन को मारने की कोशिश करे। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि अगर वो साइमन को मारने की कोशिश करेगा तो साइमन उसको नहीं मारेगा बल्कि राजशेखर की बेटी को मारेगा। जिस तरीके से साइमन ने पहले राजशेखर की पत्नी को मारा और राजशेखर से गोल्ड वॉच के बारे में पूछा एंड गोल्ड वॉच का पता करने के बाद उसने राजशेखर को भी मार दिया। ये बात रजनीकांत यानी देवा को पता होती है, इसीलिए देवा कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है और वो अंदर से बहुत ही ज्यादा टूट जाता है और उस पूरे एम्पायर को छोड़ देता है। वो उस गोल्ड माइन को छोड़ देता है, वो सब कुछ छोड़ देता है। वो अंदर से दुख से भर जाता है और वो बस यही सोच रहा होता है कि मैं राजशेखर को नहीं बचा पाया, क्योंकि पूरे के पूरे प्लान को ओरिजिनेट कराने वाला मेन लीडर देवा ही होता है। देवा की ही बात कलीशा और राजशेखर दोनों फॉलो कर रहे होते हैं। देवा ने ही ये प्लान बनाया था और इसको राजशेखर और कलीशा दोनों फॉलो कर रहे थे। इसीलिए देवा अंदर से बिल्कुल रिग्रेट से भर जाता है एंड वो चाह के भी साइमन के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो साइमन के साथ फाइट करेगा तो पहली बात उसके पास तो पावर है नहीं, वो सीधा मारा जाएगा। और फिर भी अगर वो साइमन से जीतने की भी कोशिश करता है तो साइमन सबसे पहले श्रुति हसन के ऊपर अटैक करके उसे मार देगा। और श्रुति हसन को भी ये बात बिल्कुल नहीं पता होती है कि उसके पापा के डेथ को फेक किया गया है। प्रीति को भी यही बात पता होती है कि उसके पापा और उसकी मम्मी अब नहीं रहे, इन दोनों लोगों को साइमन ने मार दिया। उसे भी केवल इतनी ही बात पता होती है, तो वो भी अब अपनी अलग ही जिंदगी जी रही होती है और उसे हमेशा यही डर लगा होता है कि कहीं साइमन आके उसे ना मार दे। और अब वो भी बहुत ही ज्यादा दुख में अपनी जिंदगी बिताने लग जाती है, लेकिन वो भी ठान लेती है कुछ भी हो जाए वो साइमन से बदला लेकर के ही रहेगी। लेकिन अकेले वो भी कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर देती है। यहीं दूसरी तरफ जो देवा होता है वो अब पूरे एम्पायर को छोड़ के यहाँ से चला जाता है। वो जब यहाँ से चला जाता है तो उसे कलीशा बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन देवा नहीं रुकता। वो अंदर से पूरा टूट चुका होता है और देवा कलीशा को भी समझाता है कि तू भी इस एम्पायर को छोड़ दे।
इस एम्पायर में रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब साइमन पे हम दोनों पे शक रहेगा हमेशा, और वो अब हमें कभी भी कहीं भी मार सकता है, और वो अभी पावरफुल है। तो हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हमें ये गंदा धंधा छोड़ देना चाहिए। हमें खुद की अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने अपने एक दोस्त को खोया है वैसे मैं अपने दूसरे दोस्त को नहीं खोना चाहता हूँ। और ये बोल करके रजनीकांत यानी देवा वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कलीसा जो होता है उसके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट होता है कि शायद राजशेखर इतने आसानी से नहीं मर सकता। वो इतना ज़्यादा टेक्निकल जीनियस था कि कभी भी साइमन उसको मार ही नहीं सकता। अगर साइमन उसको मार देगा तो साइमन से ज्यादा बेवकूफ कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सारी चीजें तो कलीसा के दिल में आ रही होती है, लेकिन रियलिटी तो उसे भी यही लगता है कि राजशेखर अब नहीं रहा, क्योंकि साइमन एक बहुत साइको कैरेक्टर है, एक साइको किंगपिन है। वो किसी को भी मार देगा पैसों के लिए। इसीलिए कलीसा भी अब इस एम्पायर को छोड़ देता है, लेकिन वो अंदर से गुस्से से भर जाता है। उसे रिवेंज लेना होता है। जिस तरीके से देवा इस एम्पायर को छोड़ करके चला ही जाता है, अंदर से टूट जाता है वो, लेकिन कलीसा अंदर से टूटता नहीं है। अब उसे चाहिए होता है बदला। अब वो किंगपिन यानी साइमन से बदला लेना चाहता है। इसीलिए कलीसा एक बहुत ही गंदी चाल चलता है। वो पूरा प्लान बना लेता है कि वो साइमन के इस पूरे साम्राज्य को नीचे गिरा करके ही रहेगा। कुछ भी हो जाए वो इसको किंगपिन के इस पद से वो हटा करके ही रहेगा। इसीलिए कलीसा का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है दयाल। दयाल जो है वो कलीसा का दोस्त होता है, और दयाल बहुत ही ज्यादा एक पैशनेट तरीके का इंसान होता है जो कि साइमन के इस गोल्ड धंधे पे कब्जा करना चाहता है। लेकिन उसके पास जरा सी भी पावर नहीं होती है कि वो किस तरीके से इस गोल्ड माइन के धंधे में अपनी पकड़ बना सके, अपना कदम रख सके। ये बात उस समय की होती है जब देवा, राजशेखर और कलीसा तीनों की तीनों काम कर रहे होते हैं और राजशेखर जिंदा होता है। उस वक्त एक टाइम पे कलीसा एक माल को जब ट्रांसपोर्ट करा रहा होता है, देन उस ट्रक को रास्ते में दयाल रोक लेता है। उसी वक्त पहली बार कलीसा और दयाल की मुलाकात होती है। अब दयाल उस ट्रक पे कब्जा करना चाहता था, लेकिन कलीसा फाइट करके दयाल को वहां पे हरा देता है। फिर दयाल कलीसा को उसी वक्त वहां पर एक ऑफर देता है उसकी टीम ज्वाइन करने का, जिसमें वो करोड़ों में रुपए ऑफर कर रहा होता है और उससे बोलता है कि तू मुझे कैसे भी करके इस गोल्ड माइन के धंधे में अपना कदम रखवा दे, मैं तुझे मालामाल कर दूंगा। लेकिन वहां पर कलीसा जो होता है वो दयाल की इस ऑफर को ठुकरा देता है और वहां से चला जाता है। इसी तरह प्रेजेंट टाइम में कलीसा यही प्लान बनाता है कि अब वो दयाल को इस गोल्ड माइन के धंधे में कदम रखवाएगा और साइमन के अगेंस्ट दयाल को खड़ा करके साइमन को वो नीचे गिराएगा। क्योंकि कलीसा खुद अब नहीं खड़ा हो सकता साइमन के सामने, क्योंकि अगर कलीसा खुद साइमन के सामने खड़ा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि साइमन पहले से ही इन सबका खून का प्यासा है। अगर साइमन के सामने कलीसा खड़ा हुआ उस धंधे में कदम रखने के लिए, तो उसके पास पावर भी नहीं है, बंदे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कलीसा मारा जाएगा। इसीलिए इनडायरेक्टली वो दयाल को इस धंधे में कदम रखवाता है, और दयाल को इस धंधे में कदम रखवाने के लिए उसके पास एक ब्रह्मास्त्र होता है। जब राजशेखर जिंदा होता है वो एक घड़ी नहीं बल्कि 2 घड़ी बनाया हुआ होता है राजशेखर, और ये बात केवल और केवल कलीसा को बताया हुआ होता है कि मैंने 1 घड़ी नहीं बनाया है, मैंने 2 घड़ी बनाया है। क्योंकि अगर फ्यूचर में साइमन को ये बात पता चल गई कि इस घड़ी से कुछ भी ट्रैक किया जा सकता है, देन साइमन जो है वो मुझसे इस घड़ी को छीन लेगा। लेकिन मेरे पास एक और घड़ी रहेगी जिससे कि हम तीनों मिल करके उस घड़ी को ले करके पूरे के पूरे इसके साम्राज्य पे कब्जा कर सकते हैं। लेकिन राजशेखर ने इतना भी नहीं सोचा था कि साइमन को अगर ये बात पता चलेगी तो साइमन ना केवल उस सोने को लेगा बल्कि उस राजशेखर को भी बंदी बना लेगा। और राजशेखर उस वक्त ये भी बोलता है कि मान लो अगर साइमन एक सोने की घड़ी लेने के बाद मुझे मार भी देता है तो भी मैं इस जगह पे इस सोने की घड़ी को छुपा दे रहा हूं, तुम आ करके इस सोने की घड़ी को ले लेना, तुम और देवा मिल करके इस साम्राज्य को स्थापित करना। और ये बात केवल और केवल कलीसा को पता थी कि वो सोने की घड़ी कहाँ रखी हुई है। वो दूसरी सोने की घड़ी और कहीं नहीं बल्कि उसी गोल्ड माइन में रखी हुई थी। लेकिन राजशेखर का ये प्लान फ्लॉप ही हो जाता है, क्योंकि साइमन वैसा नहीं करता है जैसा राजशेखर सोचा हुआ होता है। साइमन तो आता है, उस घड़ी को लेता ही लेता है, प्लस राजशेखर को पकड़ करके वो बंदी बना लेता है और उसके सामने वो राजशेखर की डेथ को फेक करवा देता है। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ जो कलीसा होता है वो यही प्लान बनाता है कि वो दयाल को वो सोने की घड़ी दिलवाएगा और फिर वो उसी सोने की घड़ी यानी उसी अपने ब्रह्मास्त्र को
दयाल को दे करके दयाल को इस गोल्ड माइन के एम्पायर में खड़ा करवाएगा। और सेम कलीशा ये करता भी है। कलीशा चुपके से जाता है, लोगों से फाइट करता है, उस गोल्ड माइन के अंदर घुसता है और कैसी भी करके उस दूसरे सोने की वॉच को चुरा करके लाता है और दयाल को दे देता है। इससे धीरे धीरे करके दयाल जो है वो भी गोल्ड माइन में अपने कदम रखना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो भी गोल्ड से कब्जा बनाना शुरू कर देता है। जब भी दयाल को सोना निकलवाना होता है वो अपने इसी घड़ी को घुमाता है, एक्टिवेट करता है, जिससे इस घड़ी में लोकेशन पता चल जाती है कि ट्रेजर में सोना कहाँ रखा गया है और दयाल अपने मजदूरों को उसी जगह खुदाई करवाता है और उसे सोना मिल जाता है। धीरे धीरे करके दयाल बड़ा होते चला जाता है और इसी तरीके से दयाल अब 30% पूरे के पूरे गोल्ड माइंस पे साउथ में कब्जा बना लेता है और साइमन के पास केवल और केवल 70% कब्जा बना हुआ रहता है। लेकिन फिर भी साइमन किंगपिन तो पूरे के पूरे गोल्ड इंडस्ट्री का रहता ही है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे पूरी की पूरी कहानी ही बदल जाती है, क्योंकि दूसरी तरफ जहां पर देवा सब कुछ छोड़ करके यहाँ से चला जाता है एक दूसरी जगह यानी मुंबई में रहने के लिए, और वो मुंबई की एक जगह में रह भी रहा होता है, बहुत ही ज्यादा सैड लाइफ और डिप्रेस्ड। वो बिल्कुल बुढ़ा हो जाता है, उसकी दाढ़ी बाल सब बड़े बड़े हो जाते हैं और वो बस एक छोटा सा यानी बस के कूली का धंधा कर रहा होता है। लेकिन एक दिन जब वो एक रास्ते से जा रहा होता है तभी उसको एक शॉप दिखाई देती है। उस शॉप में वो देखता है कि कुछ ऐसे लोग खड़े हुए हैं जिनको वो पहले गोल्ड माइंस में देखा था। मतलब जब वो पहले काम कर रहा था अपने गोल्ड माइंस में, उस वक्त उसमें वो कुछ बंदों को देखा था, वही बंदे इस शॉप में खड़े हुए हैं। उसे अंदर से क्यूरियोसिटी आती है एंड वो उस शॉप के अंदर जाने की कोशिश करता है। एंड जैसे ही उस शॉप के अंदर घुसता है सारे के सारे बंदे उसके ऊपर फाइट करना शुरू कर देते हैं और वो पहले कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब बंदे मेरे से लड़ाई क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो लड़ाई जब ये सब बंदे उसके साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं देन ये भी सामने से फाइट करना शुरू कर देता है। उन सभी बंदों को फाइट में हरा देता है और सबको मार मार के घायल कर देता है। लेकिन जैसे ही वो उस शॉप के अंदर आगे बढ़ता है वो कई सारी घड़ियों को देखता है, कई सारे गोल्डन वॉचेस को देखता है जो कि पूरे के पूरे एक गुच्छे में होती हैं। और जैसे ही वो उस गोल्डन वॉच को उठाता है और देखता है उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो देख के शौक रह जाता है, एकदम दंग रह जाता है, मानो उसे कुछ ऐसा पता चल गया हो जिससे अब सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि वो गोल्ड वॉच कोई नॉर्मल गोल्ड वॉच नहीं होती है, बल्कि ये गोल्ड वॉच की डिजाइन बिल्कुल उसी तरीके से होती है जिस तरीके से उसने राजशेखर के गोल्ड वॉच की डिजाइन देखा था जब राजशेखर वैसी घड़ी पहनता था। मतलब इस वक्त तक उसे ये चीज यकीन हो चुका होता है कि राजशेखर जो है वो जिंदा है। जी हाँ, राजशेखर जिंदा है, क्योंकि ऐसी डिजाइन केवल राजशेखर ही बना सकता है और किसी के बस की बात नहीं है कि ऐसी घड़ी की डिजाइन और कोई बना सके। और अब जो चीज देवा यहाँ पर करता है ना, पूरे के पूरे गोल्ड माइन की इंडस्ट्री में तबाही मच जाती है। देवा सबसे पहले प्रीति यानी श्रुति हसन के पास जाता है उसको ये बात बताने के लिए। लेकिन वो जैसे ही प्रीति यानी श्रुति हसन के पास जाता है, श्रुति हसन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है और उससे बोलती है कि वो मेरे पापा थे। और वो ये बात उससे इसलिए बोल रही होती है क्योंकि प्रीति हसन को ऐसा लग रहा होता है कि ये जो देवा है वो झूठ में ही यहाँ पर इस गोल्ड माइन की इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए आया है। श्रुति हसन यानी प्रीति को ये चीज बिलीव हो चुकी होती है कि उसका बाप मर चुका है। अब अगर वापस से देवा उसको लेकर के उस गोल्ड माइन इंडस्ट्री में कदम रखेगा ना तो वो खुद मारा जाएगा और तो और श्रुति हसन की जिंदगी पे भी तबाही मच जाएगी। इसीलिए श्रुति हसन रो करके उससे बोलती है कि हमें उस गोल्ड माइन की इंडस्ट्री में कदम नहीं रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रजनीकांत हंस करके उससे बोलता है सुपर, माना वो तुम्हारे पापा थे पर मेरा वो जिगरी दोस्त था। श्रुति हसन उसकी इस बात पे विश्वास करती है और फिर उसके साथ वो भी राजशेखर को ढूंढने के लिए साइमन के अड्डे यानी साइमन के साम्राज्य में घुस जाती है। एंड वहां पर धीरे धीरे करके जब ये सब हर जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं, वहां के बंदों को भी ये बात पता चल जाता है कि देवा वापसी कर चुका है। साइमन अब तक देवा और कलीशा इन सब के बारे में भूल चुका होता है क्योंकि इस चीज को 30 साल हो चुके होते हैं और साइमन के दिमाग से देवा और कलीशा निकल ही चुके होते हैं। तो साइमन के पास ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है कि उसके साम्राज्य में कोई बंदा एंटर कर चुका है जिसकी वजह से अब लड़ाइयां हो रही हैं, क्योंकि साइमन एक बहुत ही बड़ा किंग पिन होता है तो उसके नीचे लेवल के बंदे ही ये सारे साम्राज्य के मैटर को हैंडल कर रहे होते हैं। तो यहाँ दूसरी तरफ जब देवा उसके साम्राज्य में एंटर करता है श्रुति हसन को लेकर के, देन वहां पर बहुत ही भयंकर तरीके से फाइट होती है
और जब देवा एंटर करता है अलग तरीके के रेज मोड में और पहली बार कदम रखता है साइमन के उस साम्राज्य में, उसे वापस से हमें वही फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि किस तरीके से पहले वो पूरे के पूरे कुलियों का लीडर हुआ करता था एंड अब वो लीडर वापस से एंटर कर चुका है इस साम्राज्य में सब कुछ वापस हासिल करने के लिए। देवा अकेला होता है, वो कब तक फाइट करेगा। एक पॉइंट ऐसा आता है कि फाइट करते करते देवा जो है वो हारने लग जाता है, वो गिरने लग जाता है और कई गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। श्रुति हसन को भी गुंडे पकड़ लेते हैं और श्रुति हसन भी रोने लग जाती है तेजी से। और इस बार रजनीकांत यानी देवा भी बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो चुका होता है क्योंकि 40-50 बंदे उसे ट्रैप कर चुके होते हैं। एक बंदा दौड़ते हुए आता है देवा के पेट में चाकू घुसाने के लिए और उसे चाकू मारने ही वाला होता है। बूम, तब एंट्री होती है वहां पर कलीशा की। कलीशा एंटर करता है और वैसे ही वो भी सबको मारना शुरू कर देता है। वो देवा को रेस्क्यू करता है और देवा फिर बच करके इन सभी से ये दोनों मिलकर के फाइट करते हैं और इन सब के इस फाइट के बीच में एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड मीटअप होता है इन दोनों का। ये दोनों एक दूसरे को देख करके गले लगाते हैं और यहाँ पर देवा उसे देख करके बहुत खुश होता है कि कलीशा उसकी मदद करने के लिए आया। कलीशा को ये बात पहले ही पता चल चुकी थी कि देवा वापस से एंट्री लेने वाला है क्योंकि कलीशा का इस गोल्ड माइन में बहुत सारे जुगाड़ थे, इसीलिए कलीशा को ये बात पता चल जाती है कि कोई बंदा है जो कि इस गोल्ड माइन में एंटर कर चुका है और इन बंदों को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है। देन कलीशा उसी वक्त समझ जाता है कि भाई देवा के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता जो कि इन बंदों को पीटने की ताकत रखता हो, इसीलिए कलीशा यहाँ पर आता है और देवा को रेस्क्यू करता है। लेकिन कलीशा को यह बात अभी भी नहीं पता होती है कि यहाँ पर देवा आया ही क्यों है। कलीशा उससे पूछता है कि देवा तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम तो सब कुछ छोड़ चुके थे ना, तुम वापस से यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे की। देन यहाँ पर देवा बोलता है कि मैं तुझे और अपने दोस्त को बचाने के लिए आया हूँ। देन यहाँ पर देवा बोलता है कि हमारा दोस्त यानी राजशेखर को। कलीशा जैसे ही ये बात सुनता है उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और कलीशा बोलता भी है कि मुझे पता था ये बात कि राजशेखर जिंदा है, मैं बस ये चीज प्रूव नहीं कर पा रहा था लेकिन मुझे पता था कि वो जिंदा है। देन रजनीकांत वही स्टोरी बताता है कि किस तरीके से शॉप में गया था तो वो उस घड़ी को देखा था। देन ये तीनों मिलकर के पूरा प्लान बनाते हैं कि वो चप्पे चप्पे को ढूंढेंगे इस पूरे साम्राज्य में, गोल्ड माइन में, जहां पर भी राजशेखर को उसने छुपा करके रखा हुआ है। और इन सबको ये बात तो पता चल चुकी होती है कि भाई साइमन जो है वो राजशेखर को छुपा के रखा है। इसका मतलब ये है कि साइमन बहुत कुछ बड़ा कर रहा है राजशेखर को लेकर के, जिससे कि इतने सालों तक वो राजशेखर को छुपा के रखा है। देन वो हर जगह ढूंढते हैं, हर एक चप्पे चप्पे छान मारते हैं राजशेखर को ढूंढने के लिए, लेकिन राजशेखर कहीं नहीं मिलता है। केवल एक ही जगह ऐसी बची है जहां पर वो लोग राजशेखर को छुपा सकते हैं और उस जगह पे कभी किसी का शक भी नहीं होगा कि राजशेखर को वहां छुपाया जा सकता है। वो और कोई नहीं बल्कि देवा का खुद का मेंशन यानी घर होता है। ये देवा का मेंशन जो होता है ये बहुत ही ज्यादा पुराना होता है। जब देवा यहाँ पर यानी साइमन के लिए काम कर रहा होता है देन साइमन ही उसे ये मेंशन गिफ्ट किया हुआ होता है जिसका नाम होता है देवा मेंशन, जिसे बाद में देवा इस साम्राज्य को छोड़ करके चला जाता है। लेकिन इस मेंशन के नीचे एक बंकर होता है, एक सीक्रेट बंकर। इस बंकर के बारे में केवल और केवल देवा को पता होता है, इसीलिए देवा बोलता है कि मुझे पता है केवल एक ही जगह बची है जहां पर राजशेखर को साइमन रख सकता है। इसीलिए रजनीकांत यानी देवा, कलीशा और श्रुति हसन यानी प्रीति ये देवा मेंशन के लिए वो निकल जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ जो है वो राजशेखर जिंदा होता है और यहाँ पर वो कुछ तो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, लेकिन वो जो राजशेखर गोल्ड वॉच बनाया हुआ होता है ना, उसको भी नहीं पता होता है कि वो गोल्ड वॉच केवल गोल्ड ढूंढने के लिए नहीं है। वो उस एक एक्सपेरिमेंट से एक इतनी बड़ी चीज की डिस्कवरी कर देता है कि उसे खुद नहीं पता होता है कि ये गोल्ड वॉच ये भी कर सकती है। हाँ, मैं भी उसके बारे में तुम्हें बताऊंगा कि वो गोल्ड वॉच केवल और केवल सोना नहीं ढूंढ सकती थी, वो एक ऐसी चीज भी ढूंढ सकती थी जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में तबाही मच सकती थी। और यहाँ पर राजशेखर को ये बात पता नहीं होती अपने गोल्ड वॉच के बारे में और इसीलिए राजशेखर को यहाँ काम करते हुए 2-3 दिन हो चुका होता है और राजशेखर को ये भी पता नहीं कैसे पता चल चुका होता है कि देवा वापस आ चुका है। इसीलिए वो यहाँ पर साइमन के पास फोन करता है और वो साइमन से बोलता है कि साइमन, मैं इतने साल तुम्हारे लिए काम किया हूँ, मुझे अपनी बेटी के साथ जिंदगी जीना है, प्लीज मुझे अपनी बेटी के साथ जिंदगी जीने दो। लेकिन साइमन वापस से उसे वही पुराना डायलॉग बोलता है कि अगर तू चाहता है कि तेरी बेटी जिंदा रहे तो चुपचाप यहाँ पे काम कर, वरना तेरी बेटी को मैं मार डालूंगा। फिर यहाँ पर राजशेखर बोलता है 30 साल से मैंने एक आदमी से ये राज छुपा के रखा। मतलब वो देवा के बारे में बात कर रहा होता है।
कि अब वो वापस आ चुका है। 20-30 साल हो चुके थे राजशेखर को मरे हुए, मतलब 20-30 साल तक जो हमारा देवा था वो बाहर रह रहा था मुंबई में, और 20-30 साल बाद की ये कहानी है कि ये सब वापस में आते हैं। और तभी यहाँ पर राजशेखर ऐसा डायलॉग बोलता है और फिर ये बात बोल के वो बोलता है वो आ रहा है, अब वो तुझे खत्म कर देगा, तुझे कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। ये बात बोल करके राजशेखर फोन काट देता है और जैसे ही धीरे से राजशेखर पीछे मुड़ करके देखता है, बूम, पीछे की कुर्सी पे हमारा देवा बैठा हुआ होता है। और जैसे ही राजशेखर देवा को देखता है, राजशेखर बिल्कुल डर जाता है और वो भागते हुए देवा के पास जाता है और उसकी तरफ झुक करके बोलता है तू यहाँ क्यों आया? देन यहाँ पर देवा उससे बोलता है मैं यहाँ पर अपने दोस्त को बचाने के लिए आया हूँ, और अब मैं केवल अपने दोस्त को नहीं बचाऊंगा, अब मैं अपने दोस्त को बचाने के साथ साथ उस एम्पायर को वापस से खड़ा करूंगा जिसको मैंने 30 साल पहले छोड़ दिया था। वापस से इस गोल्ड माइन के धंधे में अपना खुद का साम्राज्य बनाएंगे। बहुत हो चुका लुका छुपी का खेल, अब साइमन को मैं खत्म कर दूंगा, उसको कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा। ये बात बोलने के बाद देवा राजशेखर से बोलता है कि कई दिनों से तूने अपने मौत के मरने का नाटक किया था ना, समझ सकता हूँ तूने साइमन की वजह से किया था, लेकिन तू मुझे बता सकता था, कोई ऐसा क्लू मुझे तू दे सकता था जिसकी वजह से मैं तुझे वापस से आकर के बचा लेता। लेकिन यहाँ पर राजशेखर बोलता है कि मैं नहीं चाहता था, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि तू वापस से इस धंधे में कदम रख, क्योंकि तू साइमन को जितना आंक रहा है ना, साइमन उससे बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है। पिछले 20 सालों में साइमन का धंधा 100 गुना तेजी से बढ़ा है। तुझे क्या यही लगता है कि साइमन केवल सोने को बेच करके 100 गुना ज्यादा अमीर बना है? इसके पीछे कुछ अलग ही झोल चल रहा है। साइमन केवल सोने को बेच करके इतना अमीर नहीं बना है। और ये बात वो जैसे ही बोलता है, तभी इन सब के बीच में से श्रुति हसन बोलती है कि साइमन जो धंधा इस वक्त कर रहा है ना, वो पूरे दुनिया को खत्म कर सकता है। उस धंधे से पूरे एक देश नहीं, पूरा वर्ल्ड खत्म हो सकता है। देवा और कलिशा श्रुति हसन यानी प्रीति की बात सुनकर के बिल्कुल शॉक में चले जाते हैं कि अभी तो ये हमारे साथ थी, इसको ये सब बात कैसे पता चली। देन यहाँ पर देवा बोलता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। देन यहाँ पर राजशेखर वापस से देवा से बोलता है श्रुति हसन को भी ये बात पता थी कि उसका बाप मरा नहीं था। एक्चुअली 20 साल पहले क्या हुआ, सभी के साथ साथ श्रुति हसन को भी पता चला था कि उसका बाप अब नहीं रहा। देन श्रुति हसन को इस बात पे विश्वास नहीं हुआ। देवा तो पूरे एम्पायर को छोड़ करके चला गया और कलिशा भी उस एम्पायर को छोड़ दिया, लेकिन श्रुति हसन चुपके से साइमन के गोल्ड माइन के धंधे में जाने लगी और सारे इन्फॉर्मेशन को पता करने लग गई। उसे शक था कि उसके पापा इतने आसानी से तो नहीं मर सकते, इतने जीनियस इंसान को इतने आसानी से साइमन नहीं मार सकता। वही कलिशा जैसा सोचता था वैसा श्रुति हसन भी सोचती थी। एंड उसी बीच में वो अपने पापा को ढूंढ निकाली, और इतने दिनों से श्रुति हसन सबके सामने यही शो कर रही थी कि उसके पापा मर चुके हैं, और इसीलिए वो रजनीकांत यहाँ देवा के सामने यही शो करती है रो करके कि उसके पापा मर चुके हैं। और देवा को इस धंधे में आने के लिए, इस गोल्ड माइन में आने के लिए स्टार्टिंग में श्रुति हसन इसीलिए रोक रही होती है, इसीलिए उससे बोल रही होती है कि मत जाओ, मेरे पापा तो मर चुके हैं, तुम्हारे जाने से अब कोई फायदा नहीं। क्योंकि अगर देवा यहाँ पर आ जाएंगे तो साइमन को पता चल सकता है और साइमन फिर श्रुति हसन और उसके बाप दोनों को निपटा सकता है। क्योंकि साइमन को लगता था कि श्रुति हसन यानी प्रीति को नहीं पता है उसके बाप के बारे में। पूरे दुनिया के सामने राजशेखर का डेथ तो मैंने कंसीडर कर दिया, किसी को नहीं पता, लेकिन राजशेखर केवल और केवल राजशेखर को ढूंढ निकालती है, और तो और प्रीति चुपके राजशेखर की मदद भी करती है इस धंधे में। लेकिन वही दूसरी तरफ जब देवा और कलिशा को जब ये बात पता चलता है, देवा और कलिशा बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाते हैं। एंड वो फिर राजशेखर से बोलते हैं कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम तीनों आ चुके हैं और हम तीनों मिल करके साइमन की हालत खराब कर देंगे। चाहे जिस भी लेवल का साइमन क्यों ना हो, हम तीनों अगर मिल जाएं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर राजशेखर उन तीनों को रोकता है और बोलता है अब मैं तुम लोगों को जो बताने जा रहा हूँ, ये सुन करके तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक सकती है। क्योंकि आज से कुछ सालों पहले जब मैं इस घड़ी से कई सारे सोने के ट्रेजर्स के लोकेशन का पता लगा रहा था, देन मुझे एक बड़ी अनवांटेड सी चीज पता चली, और मुझे खुद नहीं पता था कि मैंने एक ऐसे टेक्नोलॉजी का इजाद कर दिया है। ये घड़ी एक ऐसी घड़ी है जो कि ना केवल सोने की खोज कर सकती है, बल्कि एक ऐसे चीज की और खोज कर सकती है जिससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। जी हाँ, ये घड़ी केवल सोना नहीं बल्कि यूरेनियम भी ढूंढ सकती है। यूरेनियम पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रेयरेस्ट मेटल है, एटॉमिक मेटल है, जिससे पूरी दुनिया बर्बाद हो सकती है।
और ये इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव मेटल है कि इसी से एटॉमिक बॉम्ब, टाइम बॉम्ब सब बनाया जाता है। और पूरे वर्ल्ड में कुछ ही देशों के पास एटॉमिक बॉम्ब्स है, लेकिन जिन देशों के पास एटॉमिक बॉम्ब्स नहीं है वो एटॉमिक बॉम्ब बनाने की होड़ में लगे हुए हैं और उनको चाहिए यूरेनियम, क्योंकि यूरेनियम से ही ये सारी चीजें संभव हो सकती हैं। और मुझे इस घड़ी से ये पता चला कि ना केवल ये घड़ी सोने का पता लगा सकती है बल्कि यूरेनियम का भी पता लगा सकती है। और इस गोल्ड माइंस में ना केवल सोने की माइनिंग की जा सकती है बल्कि यहां पर यूरेनियम भी है। ये बात सुनकर के देवा और कलीशा के पैरों के नीचे से लिटरली जमीन खिसक जाती है। वे शॉक्ड हो जाते हैं, वे बिल्कुल डर जाते हैं। लेकिन यहां पर राजशेखर बोलता है कि अभी मत डरो, असली डरने वाली बात तो अब मैं तुम्हें बताता हूं। क्योंकि उसी वक्त जब राजशेखर को यह बात पता चलती है देन उसी वक्त एक कांड हो रहा होता है। उसी के कुछ दिन बाद जितने भी लोग मर रहे होते हैं पूरे के पूरे गोल्ड माइंस में, देन यहाँ पर साइमन क्या करता है, बिना ट्रेजेस के उन लोगों की लाश को जला देता है। क्योंकि ट्रेलर के हम लोग एक डायलॉग को भी सुनते हैं, अगर किसी आदमी को बिना ट्रेस के जला दिया जाए, इट कैन बी अ डिजास्टर। और साइमन यही कर रहा होता है। जितने भी लोग वहां पर मर रहे होते हैं, उस गोल्ड माइन में मर रहे होते हैं, साइमन चुपके से उन सभी के लाशों को बिना ट्रेस किए जला देता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत ज्यादा लोग मरने लग जाते हैं। उस गोल्ड माइन में काम करने वाले मजदूर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मरने लग जाते हैं, बहुत अनयूजुअल तरीके से मरने लग जाते हैं। देन यहाँ में से कुछ लाशों को जो है साइमन जो है वो राजशेखर के पास भेजता है और राजशेखर से बोलता है कि जरा इन सभी लाशों को पता लगाओ कि कौन सा ऐसा रीजन है कि ये सब मर जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले तो जितने भी लोग मर रहे थे साइमन को लगता था कि ये सब गोल्ड माइन में माइनिंग करते हुए मर रहे हैं और लोगों की सरकार में रिकॉर्ड्स ना आए, इसीलिए जो साइमन था वो बिना ट्रेजेस के इन लोगों को जला देता था। लेकिन यहाँ पर इतनी सारी लाशें धीरे धीरे मरने के बाद साइमन को थोड़ा सा शक होता है कि कुछ तो अनयूजुअल हो रहा है जिसकी वजह से इतने सारे लोग मर रहे हैं। और वो बॉडी ट्रक में लाद करके साइमन राजशेखर के अड्डे पे भेजता है और उन सभी अड्डे से उन सभी बॉडी को श्रुति हसन राजशेखर के पास लेकर के आती है, जो कि ट्रेलर के शॉट में दिखाया जाता है क्योंकि श्रुति हसन भी राजशेखर की मदद कर रही होती है। तन राजशेखर एक बॉडी को लेता है और उस बॉडी के अंदर एक मॉलिक्यूल इंजेक्ट करता है और जैसे ही वो डेड बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल वो इंजेक्ट करता है वो डेड बॉडी एक अलग तरीके से हिलने लग जाती है, तड़पने लग जाती है, जो कि एक साइन होता है कि ये लोग और किसी चीज की नहीं बल्कि यूरेनियम रेडिएशन की वजह से मर रहे हैं। जिसकी वजह से राजशेखर को ये जो घड़ी का पोटेंशियल पता चलता है ये और भी ज्यादा पक्का हो जाता है कि भाई ये गोल्ड माइन अब खतरे से कम नहीं है। यहाँ पे अब लोग मरने लग गए हैं क्योंकि कई बार जो वो घड़ी थी वो सोने के लोकेशन को नहीं ट्रेस कर रही थी, वो यूरेनियम के लोकेशन को ट्रेस कर रही थी, जिसकी वजह से लोग जाते थे और उसके रेडिएशन से मर जाते थे। अब ये बात राजशेखर को साइमन को बतानी पड़ती है क्योंकि जब साइमन आकर के राजशेखर से पूछता है कि ये लोग कैसे मरे, देन राजशेखर बताता है कि ये लोग यूरेनियम के रेडिएशन से मर गए। लेकिन राजशेखर ये नहीं बताता कि उसके घड़ी में एक और पोटेंशियल है कि वो यूरेनियम को ढूंढ सकती है। लेकिन साइमन इतना ज्यादा चालाक होता है कि उसे पता चल जाता है कि ये लोग यूरेनियम की रेडिएशन से मरे हैं। इसका मतलब है कि यूरेनियम हमारे गोल्ड माइंस में है। मतलब ये कि अगर यूरेनियम हमारे गोल्ड माइंस में है तो ये लोग यूरेनियम की ही जगह पे क्यों पहुंच रहे हैं। मतलब ये कि ये जो घड़ी है वो यूरेनियम का भी लोकेशन बताती है। और उस वक्त साइमन फिर से राजशेखर का गला पकड़ लेता है और उसे दबोच के पूछता है कि बता मुझे, कुछ तो है जो मुझसे तू छुपा रहा है। जिसके वजह से राजशेखर को बताना पड़ता है और बताता है कि ये घड़ी न केवल सोना बल्कि यूरेनियम भी ट्रैक कर सकती है। इसीलिए पिछले 20 साल में जो साइमन होता है वो अपने इस सोने के धंधे को 20 से 40 गुना तेजी से ग्रो करने लग जाता है क्योंकि अब वो इस यूरेनियम को निकाल करके उसका धंधा करना शुरू कर देता है। इसीलिए इस धंधे की वजह से साइमन इतना बड़ा नहीं बना है, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा जंजाल है जो कि यूरेनियम का जंजाल होता है। और तो और ये कहानी राजशेखर जब पूरा का पूरा देवा और कलीशा को बताता है ये दोनों फिर से शॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ पर राजशेखर बोलता है आज शाम को साइमन 1 टन यूरेनियम की डील करने वाला है और इस केवल एक डील से साइमन ना केवल करोड़पति
अरबपति खरबपति वर्ल्ड को कब्जा कर सकता है, उसके पास इतने पैसे आ जाएंगे। बट अगर ये यूरेनियम साइमन ने बेच दिया, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस यूरेनियम का जिस तरीके से फिर गलत इस्तेमाल होना शुरू होगा ना, इससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती है, किसी को भी नहीं पता क्या होगा। और इसके साथ साथ राजशेखर ये भी बोलता है ये सबका कारण है ये घड़ी। ये जो घड़ी है ये ना केवल सोने की लोकेशन बता सकती है बल्कि यूरेनियम की भी लोकेशन बता सकती है। और अभी भी इस गोल्ड माइंस में कई टन यूरेनियम पड़े हुए होंगे। मतलब साइमन को ये बात पता है कि हम इस घड़ी से यूरेनियम निकाल सकते हैं, लेकिन दयाल को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि हम इस घड़ी से यूरेनियम निकाल सकते हैं, क्योंकि दयाल को भी कलीशा ने घड़ी दी हुई होती है। और अगर दयाल को पता चल गया कि हम इस घड़ी से यूरेनियम निकाल सकते हैं तो दयाल भी यूरेनियम निकालना शुरू कर देगा और फिर तो डिजास्टर आना तय ही है, तबाही मचना तय ही है। इसीलिए इन दोनों का सबसे बड़ा प्लान होता है कि सबसे पहले ये जा करके दयाल को रोकेंगे, उसके बाद वो साइमन को रोकेंगे शाम को डील करने से पहले। उनका यही प्लान होता है कि दयाल के पास से उनको कैसे भी करके उस घड़ी को चुराना है। और कलीशा ये सारे के सारे कांड करवाया हुआ होता है, दयाल को ही वो सोने की घड़ी दिया हुआ होता है। इसीलिए कलीशा बताता है कि हमें पहले दयाल के लोकेशन पे चलना चाहिए और उससे वो सोना लेना चाहिए, क्योंकि दयाल का दोस्त कलीशा तो होता है, लेकिन कलीशा सीधा दयाल से वो सोने का घड़ी नहीं मान सकता है, क्योंकि अब दयाल बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है और अब कलीशा और दयाल खास कनेक्शन भी नहीं होता है। इसीलिए उस सोने की घड़ी को चुराना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर राजशेखर वहीं रहता है, बट यहाँ पर देवा, कलीशा और प्रीति का कैरेक्टर निकल जाते हैं दयाल के गोल्ड माइंस के साम्राज्य में। दयाल के 14,400 कुली में हमारा देवा जाकर के मिक्स हो जाता है और देवा मिक्स होकर के कलीशा के बताए गए लोकेशन पे जाता है और वहां से दयाल की उस घड़ी को चुरा लेता है। लेकिन दयाल को जैसे ही ये बात पता चलती है कि उसकी घड़ी चोरी हो चुकी है, वो सारे गेट्स बंद करवा देता है, सारे एग्जिट गेट्स दयाल बंद करवा देता है और उन सभी कुलियों को इकट्ठा करता है। फिर टैंकर पे चढ़ के ये अनाउंसमेंट करता है, यहाँ के 14,400 कुलियों में से मुझे चाहिए वो एक कुली, उस एक कुली को। मतलब दयाल अब देवा को ढूंढ रहा होता है और इस चीज के लिए दयाल सारे के सारे कुलियों को आपस में लड़वा देता है और कहता है कि ढूंढ करके निकालो कौन सा है जो घड़ी लिया हुआ है। और एक कुली को दूसरे कुली पे शक तो होता ही है, 14,400 रहते हैं। पैसे के चक्कर में सभी कुली आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं और लड़ाई करते करते उसमें से कई लोग एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। कई कुलियों की जान भी ले लेते हैं। लेकिन जब देवा को पता चलता है कि अब बाहर निकलने का कोई रास्ता है नहीं, तुरंत ही देवा एक टैंकर पे चढ़ जाता है और टैंकर पे चढ़ के वो घड़ी दिखा करके बोलता है कि यही है वो घड़ी जिसे दयाल ढूंढ रहा है और ये घड़ी पूरी दुनिया खत्म कर सकती है। क्योंकि हमारा जो देवा होता है वो पहले से ही एक मास का लीडर होता है, वो आसानी से किसी भी कुली को समझाने की और कन्विंस करने की उसके अंदर एबिलिटी होती है। देन वो वहां पर खड़ा होकर के सभी कुलियों को समझाता है। ये घड़ी यूरेनियम ट्रैक कर सकती है और यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है जो पूरे दुनिया को खत्म कर सकता है। और देवा के समझाने पे सारे के सारे कुली देवा की बात मानते हैं और वो दयाल के अगेंस्ट हो जाते हैं। लेकिन दयाल मानने वाला में से थोड़ी ना था। दयाल वापस से आता है देवा को मारने के लिए एंड तभी उसके सामने कलीशा आ जाता है और कलीशा की वजह से दयाल रुक जाता है, क्योंकि कलीशा उसका दोस्त होता है। दन देवा दयाल से बोलता है कि देख दयाल, अगर तू ये चीज करेगा ना तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर तू मेरा साथ देगा तो मैं तेरा साथ दूंगा, मैं साइमन को खत्म कर दूंगा। बोल, क्या साइमन को तू खत्म करना चाहता है या फिर इस पूरे दुनिया को? देन यहाँ पर दयाल जो है कलीशा की तरफ देखता है और कलीशा हेड नोट करके नीचे की तरफ हाँ में हाँ मिलाता है और दयाल बोलता है कि मैं साइमन को मारने के लिए कुछ भी करेगा। और ये बात बोल करके दयाल वो घड़ी जो है वो देवा को दे देता है। अब क्योंकि उस घड़ी को जो है वो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, अगर वो घड़ी डिस्ट्रॉय नहीं हुई तो इस घड़ी से तबाही मच सकती है। इसीलिए देवा, कलीशा और श्रुति हसन वापस से देवा मेंशन पे जाते हैं जहां पर राजशेखर होता है और राजशेखर को वो घड़ी दे देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारा जो साइमन होता है वो चला जाता है राजस्थान अपनी इस डील को करने के लिए। और राजस्थान वो जैसे ही पहुंचता है डील करने के लिए, तभी बहुत सारे हेलीकॉप्टर सामने से उतरते हैं और उस डील को करने के लिए आता है, जानते हो कौन? दाहा, वेपन इंडस्ट्री का किंग पिन। जैसे यहाँ पर साइमन पूरे के पूरे गोल्ड इंडस्ट्री का किंग पिन होता है ना, वैसे दाहा भी
पूरे वेपन्स इंडस्ट्री का किंग पिन होता है और वो उस हेलीकॉप्टर से उतरता है और साइमन की तरफ आगे बढ़ता है। उसके पास कई सारे कुत्ते होते हैं और दाहा ही वो होता है जो पूरे के पूरे यूरेनियम की डील को करवाने वाला होता है। और दाहा उस वक्त जैसे ही वहां से उतरता है वो अपनी गन्स को जमीन पे चलाता है और खुशी से झूम उठता है और साइमन से मिलता है। और साइमन से मिलने के बाद जो दाहा होता है, क्योंकि वो एक पूरे वर्ल्ड में वेपन्स का किंग पिन माना जाता है, मतलब पूरे वेपन इंडस्ट्री को अकेले दाहा कंट्रोल कर रहा होता है, देन उस वक्त डील फाइनल नहीं होती है। दाहा उससे बोलता है कि 50% पैसे जो हैं वो उसी वक्त साइमन को दिलवा देता है और उस वक्त साइमन दाहा से बोलता है अपने गोल्ड माइंस के अड्डे पे पार्टी रखी है एंड साइमन उसे दाहा को उस पार्टी पे इनवाइट करता है और बोलता है कि शाम को हम लोग इस डील को फाइनल कर देंगे और शाम को आपको आपका यूरेनियम मिल जाएगा। उस पार्टी में हम लोग डील को फाइनल करके आप अपना यूरेनियम लेते जाइएगा और मुझे मेरा पैसा दे दीजिएगा। शुरुआत में 50% दाहा जो है वो उसे पैसे उसी वक्त दे देता है, क्योंकि दाहा जो है वो पूरे के पूरे वेपन इंडस्ट्री का एक किंग पिन है। तो इंडिया में और भी कई सारे उसके काम होते हैं जिसकी वजह से दाहा उससे बोलता है कि चलो मैं शाम को तुम्हारी पार्टी में आता हूँ। और ये बात बोल करके दाहा हेलीकॉप्टर पे बैठता है और इंडिया के और लोकेशन पे चला जाता है अपने काम को करने के लिए। लेकिन उसी वक्त साइमन जैसे ही अपने गोल्ड माइन में वापस आता है वो कंप्यूटर में आकर के देखता है कि सारे के सारे उसके बंदे घायल हो चुके होते हैं। तभी उसका बंदा आकर के उसे बताता है कि उसके गोल्ड माइंस में 2-3 बंदे आकर के हमला कर दिए हैं एंड वो सभी बंदे शायद राजशेखर को बचाने के लिए आए हुए हैं। ये बात सुनकर के साइमन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो एकदम गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो चिल्ला उठता है। फिर यहाँ पर साइमन का बंदा बोलता है कि बॉस क्या करना चाहिए। देन साइमन बोलता है खत्म कर दो, बहुत हो गया, सबको खत्म कर दो। साइमन बोलता है देवा मेंशन पे जाओ, जितने भी लोग वहां पे हैं सबको मार डालो, देवा मेंशन को ब्लास्ट कर दो, खत्म कर दो सब कुछ। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज शाम को मुझे इतना ज्यादा पैसा मिल जाएगा कि मैं उस पूरे वर्ल्ड पे राज कर सकता हूं। और ये जो मेरे पास एक घड़ी है ना, इस घड़ी से मैं पूरी दुनिया तो क्या पूरे संसार, पूरे प्लेनेट पे राज कर सकता हूं। और ये बात बोल करके वो अपने बंदों को भेज देता है और उसके बंदे देवा मेंशन पे पहुंच जाते हैं और फिर उसके बंदे कुछ ऐसा बोलते हैं, पूरे मेंशन में बम लगा दे, इनकी फट के हाथ में आनी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली वहां पर हमारे सुपरस्टार रजनीकांत यानी देवा होता है, कलीशा होता है। तो इनको क्या लगता है कि ये लोग बॉम्ब प्लांट करके ब्लास्ट कर देंगे। भाई बहुत ही खतरनाक फाइटिंग सीक्वेंस वहां पर होती है जो कि हमें ट्रेलर में भी दिखाया जाता है। देवा और कलीशा मिल करके इन गुंडों को बहुत बुरी तरीके से कूटते हैं और यहाँ पर अब देवा बिल्कुल रेज मोड में आ चुका होता है। और अब देवा यहाँ पर बोलता है कि साइमन तू चिंता मत कर, अब तक तू मेरे पीछे पड़ा था ना, अब मैं तुझे खत्म करने के लिए आ रहा हूं। और वहां से अब ये हमारी मूवी क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ चुकी होती है और अब हमारा जो देवा होता है वो कलीशा के साथ चल देता है साइमन को मारने के लिए। लेकिन जाते जाते वो राजशेखर से एक बात पूछता है कि मैंने जो शॉप में इतने सारे सोने की घड़ी देखी थी उसका क्या मतलब था। उसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। क्या ऐसा है कई सारी साइमन उसी तरीके की घड़ी बना रहा और तुम बना रहे हो। देन वहां पर राजशेखर उसे बताता है कि वो घड़ी इसलिए नहीं बनाई गई थी कि वो घड़ी भी सोने का पता लगा सके, बल्कि वो एक नॉर्मल घड़ी ही थी जिसका केवल डिजाइन बस इस घड़ी की तरह है। क्योंकि वो जो घड़ी थी वो केवल दयाल को मैनिपुलेट करने के लिए बनाई गई थी, जिसकी वजह से दयाल जब मार्केट में उन सभी घड़ियों को देखे तो दयाल को ये बात एहसास हो जाए कि उसके पास ही केवल ये घड़ी नहीं है, बल्कि ये घड़ी अब कई लोगों के पास आ जाएगी, जिसकी वजह से दयाल डर जाए। क्योंकि साइमन को ये बात पता चल चुकी थी कि दयाल के पास भी बिल्कुल ऐसी ही घड़ी है, क्योंकि साइमन जिस तरीके से इतना भयानक ग्रोथ कर रहा था, दयाल भी तो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा था ना। दयाल भी 30% गोल्ड माइंस के सोने को एक्वायर कर लिया था। तो साइमन को ये बात पहले ही पता चल चुकी थी कि दयाल के पास भी घड़ी है, इसीलिए दयाल को मैनिपुलेट करने के लिए साइमन ने इतनी सारी घड़ी बनवाई थी और पूरे के पूरे इंडिया के मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करवा दी थी, जिससे दयाल अगर देखे तो उसे पता चल सके कि भाई ये केवल एक घड़ी नहीं है, ये घड़ी अब कौड़ियों के दाम पे आ चुकी है, अब कोई भी इस धंधे में एंटर कर सकता है। जिससे साइमन जो है वो दयाल को इसी फाइट में कैसे भी करके ट्रैप करके उसे अपने रास्ते से हटा सके। लेकिन वो घड़ी तो कुछ अलग ही कांड कर देती है। वो घड़ी तो देवा को यहाँ लाने का काम कर देती है। लेकिन फिर इसके बाद देवा, राजशेखर, प्रीति और कलीशा मिल करके
प्लान बनाते कि अब वो अटैक करेंगे सीधा साइमन के ऊपर। एंड अब वो प्लान बना चुके होते हैं कि अब उनका टाइम आ चुका है इस पूरे के पूरे गोल्ड माइंस पे कब्जा करने का। अब राज करने का वक्त उनका आ चुका है। अब वो चारों गुस्से से बिल्कुल भर चुके होते हैं एंड अब वो सीधा चले जाते हैं उस लोकेशन पे जहां पर साइमन पार्टी कर रहा होता है। रात के करीबन 7 के 8 बज रहे होते हैं और वो पार्टी स्टार्ट ही हुई होती है और वहां पर सीधा हमारा देवा और बाकी सब पहुंच जाते हैं और फाइटिंग बहुत भयानक, बिल्कुल क्लाइमैक्स वाली फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। सामने से साइमन के बंदे बंदूक से फाइटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर देवा, कलीशा ये सब मिलकर के भयानक तरीके से फाइट कर रहे हैं और बिल्कुल गन, मशीन गन जो मिल रहा है सब चल रही है। बिल्कुल तगड़ी फाइटिंग सीक्वेंस होती है। बट लास्ट में देवा और कलीशा इतने पावरफुल होते हैं कि वो सारे के सारे बंदों को डाउन कर देते हैं। साइमन के सारे बंदे को डाउन कर देते हैं एंड देन साइमन अकेला बचता है एंड वो अचानक से नीचे से अपने गन को धीरे से ऊपर उठाता है और वो कुछ ऐसा बोलता है, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? और साइमन ये बात इसलिए बोलता है कि तुझे तो पहले मैंने कहीं देखा है, क्योंकि साइमन देवा के बारे में भूल चुका होता है। पिछले 30-40 साल में भाई किसको याद रहेगा कि एक बंदा था जो कि इसी के साथ काम करता था, तो इसीलिए वो ऐसा डायलॉग बोलता है। लेकिन फिर यहाँ पर साइमन ये भी बोलता है कि तू राजशेखर का जिगरी है ना, देख जैसे मैं उसकी पत्नी को मारा था वैसे मैं आज तुम सभी को यहाँ पर निपटा दूंगा। लेकिन गन चलाने के लिए जाता है, वापस से देवा और उनकी टीम मेजोरिटी में होती है तो साइमन को घुटने पे ला देती है और उनकी गन छीन लेती है और साइमन एकदम घुटने पे आ जाता है और देवा अब उसी गन को लेकर के साइमन के हेड पे पॉइंट करता है और खत्म करने ही वाला होता है। तब तक बूम, अचानक से ब्लास्ट होता है और दाहा उस फैक्ट्री में एंटर कर जाता है। दाहा के सभी बंदे एकदम गन्स और बंदूका से भरे हुए होते हैं जो कि बिल्कुल भयानक तरीके से गोलियां चलाने लग जाते हैं और फिर दाहा भी उस गाड़ी से उतरता है, जिसकी वजह से राजशेखर, देवा, प्रीति और कलीशा इन सबको बैक फुट पे आना पड़ता है और इन सबको उस जगह को छोड़ करके भागना पड़ता है। लेकिन ये लड़ाई यहाँ रुकती नहीं है। जैसे ही यहाँ पर बैक फुट में हमारा देवा, कलीशा, राजशेखर जाते हैं तभी बूम दूसरी तरफ से एंट्री होती है। दयाल और उसके टीम लिटरली फाइट करने लग जाते हैं दाहा के टीम से और बहुत ही भयानक फाइट सीक्वेंस होता है क्योंकि दाहा के पास गन्स बहुत ज्यादा होती हैं लेकिन आदमी बहुत कम होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दयाल के पास आदमी बहुत ज्यादा होते हैं और सेम जो दयाल होता है वो इनडायरेक्टली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे देवा और कलीशा को, तो देवा और कलीशा भी पावरफुल हो जाते हैं और वो भी सब सामने से फाइट करना शुरू कर देते हैं। और दोनों में जब आमने सामने फाइट होने लग जाती है देन एक पॉइंट ऐसा आता है कि दाहा के पास आदमी कम होते हैं और सभी आदमी मरने लग जाते हैं। इसीलिए दाहा और साइमन सोचते हैं कि अब उन्हें यहां से निकलना चाहिए। देन यहाँ पर दाहा जो है वो साइमन को गाड़ी में जल्दी से लेकर के जाता है, बट साइमन जाते जाते चिल्ला के बोलते हुए जाता है कि मुझे पता था कि एक ऐसा दिन जरूर आएगा जब वापस से मेरे ऊपर हमला होगा, इसीलिए मैंने उस घड़ी को और यूरेनियम को एक ऐसी जगह छुपा दिया है कि तुम पूरी जिंदगी में नहीं पता कर सकते। तुम लोगों ने आज इस डील को भले रोक दिया है लेकिन कल मैं वापस आऊंगा, तुम सबके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और ये बात बोल करके दाहा के साथ वो बैठ करके कैसे करके वहां से वो निकल जाता है और यहाँ पर फाइट पूरी की पूरी एंड हो जाती है। लेकिन फिर यहाँ पर देवा बोलता है कि साइमन के पास ना ही उसकी घड़ी है, देन वो इस यूरेनियम और घड़ी को कहाँ छुपा करके रख सकता है। देन यहाँ पर उससे राजशेखर बोलता है अगर साइमन ने ये बात बोल दिया कि उसके छुपाई हुई चीज को कोई नहीं पा सकता तो लिटरली कोई नहीं पा सकता, लेकिन मैं घड़ी का तो नहीं पता लगा सकता कि कहां पर साइमन ने उस घड़ी को छुपा के रखा है, लेकिन मैं उस यूरेनियम का जरूर पता लगा सकता हूं कि वो साइमन ने यूरेनियम कहां छुपा करके रखा है। तभी अपने जेब से राजशेखर वो दूसरी वाली घड़ी निकालता है और वो उस घड़ी को ऐसे घुमाता है और तुरंत वो घड़ी उस यूरेनियम का लोकेशन बताती है और तब तक मूवी यहीं पे द एंड हो जाती है। उसके बाद लास्ट में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आता है, जिस पोस्ट क्रेडिट सीन में ऐसा होता है कि एक जगह पे बहुत भयानक तरीके से खुदाई चल रही है। 100-200 लोग किसी जगह पे खड़े हुए हैं और खोद रहे हैं और वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है बिल्कुल गंदे कपड़ों में और उसके हाथ में वही गोल्डन वॉच होती है और अपने हाथों से वो उसी वॉच को घुमाता है और तो और उस बंदे के हाथ में मार्शल का स्पीकर होता है, गले पे स्कॉर्पियो का टैटू, हमारी ड्रग्स की दुनिया का किंग पिन, वन एंड ओनली। दैट्स गोइंग सो क्रेजी। हाँ यस, तुम सही सोच रहे हो, रोलेक्स।
हाँ, एक चीज मैं आप लोग को और बता दूं कि ये सारी स्टोरी मैंने इस ट्रेलर को देख करके बनाई है, तो इसमें कई सारे आप लोग लूप होल्स ढूंढ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, एक्चुअल जो मूवी आएगी कुली, उससे ये कहानी नहीं मैच करने वाली, ये फैन फिक्शन है, ठीक है। हो सकता है कि कुली की कहानी में ये लोग एक ही पार्ट में पूरी कुली की स्टोरी खत्म कर दे, लेकिन मैंने अपने इस कुली की कहानी को एक्सटेंड किया है और मैंने सोचा है कि मैं कुली पार्ट 2 के लिए भी स्क्रिप्ट लिखूंगा और वो भी कहानी आपको सुनाऊंगा। और मैं वॉर 2 की भी ऐसी स्क्रिप्ट लिखा हूं, तो अगर आपने वॉर 2 वाली भी वीडियो अभी तक नहीं देखी है, वो भी मैं इसके 24 घंटे बाद ही रिलीज करने वाला हूं। तो इंस्टा पे आ जाओ, वहां पे मैं कई सारे अपडेट देता रहता हूं। मिलते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है। बाय बाय।